बताया था कि किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है, और स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज है। आप उसको करेंगे प्रैक्टिस तो आपको दिखेगा। आज हम उसी टॉपिक जनरल केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम कह सकते हैं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या होती है हमको जानना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या चीज़। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा, एक इक्वेशन को देख करके, एक रिएक्शन को देख करके। मान लीजिए हमने देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, सबको पता है कि ये सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। और हम लोग पढ़े हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन क्या होती है तो क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है कैटायन, और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो नॉन मेटल है वो बनाता है एनायन। तो इस तरह से कैटायन और एनायन बनते हैं और ये दोनों मिलकर फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनता है। और इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर Na ने इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए Na पर आ गया है प्लस चार्ज, Cl पर आ गया माइनस चार्ज। तो ये आयनिक कंपाउंड में आसानी से हम दिखा सकते हैं। लेकिन जरा दूसरी रिएक्शन देखिए, हमने हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल हैं और इन दोनों के बीच हमने रिएक्शन करा के HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाया है। और आप जानते हैं कि नॉन मेटल के बीच जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, जो बांड बनता है वो आपका कोवेलेंट बांड होता है जनरली। तो आपका बांड कोवेलेंट बांड हो गया। और कोवेलेंट बांड में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यानी इस बांड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका जानते हैं कि H का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा Cl का होगा। यानी यहाँ तो इस तरह जैसे आपने ऊपर देखा कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह की बात यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस कंडीशन में जब कोवेलेंट बांड आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा होता है, तो कोवेलेंट बांड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शिफ्टिंग किस तरह से होता है, इसी का रिकॉर्ड रखने के लिए, इसी को ट्रैक करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ी। ये आपको समझना चाहिए कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप कहेंगे कोवेलेंट बांड में इलेक्ट्रॉन आसान मतलब कोई ना तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और शेयरिंग के समय इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग होती है, जो ट्रैक होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, उसी का रिकॉर्ड रखने के लिए, उसी की जानकारी के लिए हमको ऑक्सीजन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीजन नंबर होती क्या है, तो क्या होती है, तो ये जो होता है, जैसे मान लिया आपने कहा कि कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल एटम से बनता है। तो किसी मॉलिक्यूल में या आयन में जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है, उसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो देखने में से लग रहा है कि इसके ऊपर कहीं कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप सर्टेन रूल्स को जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर O के पास -2 चार्ज होता है और C के पास यहाँ पर +4 चार्ज होता है। तो एक O का हो गया -2, 2 का हो जाएगा यहाँ पर -4, तो O का हो जाएगा कुल मिला करके यहाँ पर इनफैक्ट -4 आ जाएगा 2 का मिलके, और यहाँ का +4 मिलके 0 हो गया। तो इस तरह से CO2 में C और O के ऊपर जितना जितना चार्ज है, उसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं कह दूं कि मेरे पास यहाँ पर H2SO4 मॉलिक्यूल है कोई, इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज होगा, हो सकता है हो ना हो, सल्फर के ऊपर भी कोई चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है, O के ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर कोई चार्ज अगर होगा तो उसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। और मान लीजिए अगर चार्ज नहीं होगा तो हम कहेंगे उसका कितना है, उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अगर चार्ज नहीं होगा उसको हम 0 कहेंगे, और बाकी जो चार्ज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर उतना हम बताएंगे। प्लस होगा तो हम पॉजिटिव स्टेट बताएंगे और माइनस होगा तो हम माइनस बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, सिंपली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन नंबर क्या होती है, ये होती है चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एटम, चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एटम ऑफ मॉलिक्यूल आर आयन विच इज डिसाइडेड बाई सर्टेन सेट्स ऑफ रूल। ये कुछ रूल से हम लोग यहाँ पर इसको डिसाइड करते हैं। तो वही रूल आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। उन रूल्स को आप ध्यान से देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के साथ साथ ऑक्सीजन नंबर आप यहाँ लिख पाएंगे। एक बात जरा और देखिए, मान लीजिए कि अगर कहीं दिखाई दिया कि आपको किसी एटम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका सिंपल सा मतलब सब लोग जानते हैं कि इसमें जो नॉर्मल स्टेट में मतलब आइसोलेटेड स्टेट में अनकम्बाइंड फ्री स्टेट को हम कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड की तुलना में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है।
2 चार्ज का मतलब क्या हुआ, +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और 3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि A+ का मतलब है कि अपने आइसोलेटेड स्टेट यानी A के कंपेरिजन में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। A++ का मतलब क्या हुआ कि ये अपने अपने नॉर्मल जो इसका अनकम्बाइंड स्टेट जो है इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट, इस आइसोलेटेड स्टेट की तुलना में इसके पास क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। ऐसे इसके पास यहाँ पर अपने आइसोलेटेड के कंपैरिजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसी तरह से अगर किसी के पास अगर 2 चार्ज है माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आइसोलेटेड कंडीशन यानी कि अनकम्बाइंड फ्री स्टेट के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात, हमने नोट के फॉर्म में देखिए रूल लिखा है, इसका समझना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो याद रखिए हमने लिखा है कि इन कोवेलेंट बॉन्ड्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर काउंटेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि शेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 एटम के जरूर हैं, लेकिन जब हम उसको ON के लिए ऑक्सीजन नंबर के लिए हम काउंट करेंगे तो उन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ यहाँ पे काउंट कर लेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भले ही 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Cl का है HCl में, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, तो इस Cl का क्या करेंगे कि चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है H की तुलना में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को Cl के साथ ही हम काउंट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम Cl के साथ काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो Cl का था ही पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए H का था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ माना जाएगा इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसको Cl ने ले लिया है, तो उसमें से 1 ही इलेक्ट्रॉन Cl का था, 1 H का था, यानी कि H के 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि Cl में H के पास भी चार्ज है और Cl के पास भी चार्ज है। Cl के पास माइनस है और H के साथ प्लस है। तो ये जो चार्ज है, इसी चार्ज को हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, यानी H का कितना होता है, +1 होता है, और Cl का कितना होता है, -1 होता है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज कॉन्सेप्ट है, और इसका यहाँ पर बांड को देख करके और इसको बताने का तरीका होता है। अब कुछ सर्टेन रूल्स हैं, मैं जल्दी आपको रूल्स आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला रूल तो ये है कि कोई आपका फ्री एटम है, मतलब कोई एटम कंबाइन किया ही नहीं है, तो आप जानते हैं जब एटम फ्री होते हैं तो उनके पास अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं, क्योंकि जब तक एटम मिलके कंबाइन नहीं करेंगे, बांड नहीं बनाएंगे, तब तक न तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे न गेन करेंगे। यानी कि पहला रूल आपका ये बनेगा क्या कि फ्री स्टेट में एटम का जो ऑक्सीजन नंबर होता है हमेशा 0 होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ON ऑफ फ्री एटम्स इज 0। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पे सोडियम हो गया, चाहे मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया या पोटेशियम हो गया, या अनंतम यहाँ पर मान लो हम क्लोरीन ले लें या ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, इन सारे का क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई कम्बिनेशन तो किया नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई चेंज हुआ नहीं है, इसलिए इनका 0 होगा। इसी तरह से सेकंड रूल आपका कहता है कि जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होम मतलब होता है सिमिलर एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए 2 H के मिलने से बना है, होमोएटॉमिक कहलाएगा। ऐसे ही आपका हो गया O2, F2, Cl2, N2, ऐसे आपका हो गया P4, S8, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल, बट ये एक ही प्रकार के एटम से बने हुए हैं। और जब एक ही प्रकार के एटम होते हैं तो उस कंडीशन में आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं H2 को कहूँ या O2 को कहूँ, तो वो देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये O2 की स्ट्रक्चर हो गई, हमने कहा कि शेयर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ काउंट किए जाते हैं, यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही नहीं है, दोनों सेम है। इस कंडीशन क्या हो जाएगा, किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट नहीं होगा, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो जब कभी भी डिफरेंट एटम नहीं होंगे, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में किसी एटम का अपना इलेक्ट्रॉन खाली काउंट किया जाएगा, और जब खाली अपना इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा।
तो कोई एक्सप्लेन करना चाहे, आपसे पूछे कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में ये जीरो कैसे होता है, तो आप उसको ऐसे आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनका सबका जो होता है ये जीरो। थर्ड रूल में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यानी हम थोड़ा लिख दें यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज जीरो। यहाँ पर भी जीरो होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भी ये जीरो ही होता है। ये बात आपने देखा। थर्ड रूल आपको याद कर लेना है, वो ये एल्कली मेटल आप जानते हैं कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, एल्कली मेटल। तो एल्कली जो मेटल्स होते हैं, देखिए आप नाम ही दे रहे हैं, तो एल्कली मेटल नाम दे रहे हैं, और मेटल जो होते हैं वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन तो लेते नहीं। तो जनरली क्या होता है, इनका जो ओएन मोलैक्सुलर नंबर इनके कंपाउंड में कितना होता है, हमेशा +1 होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। तो इनका ओएन जो होता है इक्वल टू होता है +1 इन देयर कंपाउंड्स। जैसा मान लीजिए हमने एक कंपाउंड बनाया, ये हमने NaCl दिखाया, आयनिक कंपाउंड सबको पता है, यहाँ पे Na कितना होगा, Na आपका प्लस हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा Na2CO3, Na पे कितना चार्ज होगा, 1 पर +1 होगा। हाँ एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम बताया जाता है, यानी जो +1 चार्ज है वो एक सोडियम का है, दोनों का चार्ज नहीं है, दोनों का मिलकर यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो होती है वो पर एटम दिखाई जाती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज काउंटेड पर एटम, हमेशा एक एटम के लिए ये काउंट की जाती है। तो इस तरह से एल्कली मेटल का जनरली जो होता है उनके कंपाउंड में यहाँ पर +1 होता है। सिमिलरली आप जानते हैं कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका जो ऑक्सीजन जो होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इनके कंपाउंड में जनरली यहाँ पर कितना होता है, वो +2 होता है। और ये कौन कौन है, आपको इनको नाम याद करना चाहिए। ये कौन कौन है, ये लोग हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये लोग हैं। और एल्कली मेटल में कौन लोग हैं, इनका भी आपको नाम याद करना चाहिए। ये है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये। तो इस एल्कली मेटल का जनरली हम लोग +1 मानेंगे और एल्काइन अर्थ मेटल का हम लोग यहाँ पर +2 मानेंगे। अगला रूल जो आपको इसमें जरूरत पड़ेगी काउंटिंग में, वो आपका है कि हाइड्रोजन जो होता है, आप जानते हैं तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन में आपको ये रूल याद रखना है कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तब तो उसका जो ओएन होता है वो होता है -1, लेकिन बाकी सारे केसेस में हाइड्रोजन का जो होता है +1 माना जाता है। तो हम यहाँ पर 5th रूल लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1, यानी हाइड्रोजन का जो होता है वो +1 और -1 दोनों होता है। तो बाकी सारे कंपाउंड में, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती होगी, याद करिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती होगी वहाँ पर H का कितना होता है, +1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर HCl मालिक्यूल को कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस केस में आप जानते हैं कि अब H पे कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज होगा, यहाँ पर +1 होगा। अब क्यों +1 होगा, तो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर डिफरेंट एटम के बीच अगर कोवेलेंट बांड बना होगा तो बांड के इलेक्ट्रॉन जो दोनों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl के साथ काउंट किए जाएंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ ही काउंट किया जाएगा।
तो जब H यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो इस पर आ जाएगा +1 चार्ज और Cl पे आ जाएगा -1 चार्ज। तो याद रखना है कि जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे Cl हो गया, N हो गया, ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, कार्बन हो गई, उनके साथ जुड़ा होगा तो सर्टेनली यहाँ पर H पर वहाँ पर +1 चार्ज आएगा। लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा, मेटल हाइड्राइड, और मेटल क्या होते हैं कि बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बल्कि उल्टे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी मेटल तो बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इसीलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर इनका जो मेटल का जो स्टेट होगा हमेशा वो प्लस में आएगा, तो इसका कितना आएगा, माइनस आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ पर NaH सोडियम हाइड्राइड, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है और डोनर पर हमेशा कौन चार्ज आता है, यहाँ पर हमेशा प्लस चार्ज आता है, तो इसमें कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर वो हाइड्रोजन आपका किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, मतलब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में इस पर हमेशा नेगेटिव ओएन मिलता है। अगला रूल ये है ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको याद रखना है, रूल नंबर 6 हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में कितना होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर -2 होता है। अब क्यों -2 होगा, आप जानते हैं कि O के बैलेंस सेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 माइनस चार्ज आएगा ही, इसलिए यहाँ पर -2 होता है। ठीक है ना, ये -2 है, लेकिन कब, जनरली मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता, इसके तमाम एक्सेप्शंस भी हैं, बट एक्सेप्शन आपका बट में आएगा। और क्या है कि इन पेरोक्साइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ये होती है -1, यहाँ पर -1 हो जाता है। उसका से इन सुपर ऑक्साइड, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सुपर ऑक्साइड यहाँ पे जो क्या होगा वो यहाँ पर हो जाता है -1/2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऐसे ही OF में, ऑक्सीजन फ्लोराइड में, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है, यहाँ पर होता है इसका +1 हो जाता है, और OF2 में यही जो होता है वहाँ पर यहाँ पर +2 हो जाता है। इन सारी बातों को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि -2 तो हर जगह होता है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेरोक्साइड में अगर हम बात करें, पेरोक्साइड में तो एक तो लोग कहते हैं कि इसको रट लिया जाए, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोग कैसे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने लिया H2O2, यही आपका पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि OH बांड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो O के साथ काउंट किए जाएंगे, क्योंकि शेयर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ काउंट किए जाते हैं, तो O के साथ इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये बांड जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन यहाँ पे दोनों एटम सिमिलर हैं, और जब दोनों एटम सिमिलर हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन किसी का कोई नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगी, इनका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगी। यानी इस बांड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक O का है और एक H का है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगी ही लेगी, ये H का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगी, जिससे कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज आएगा, और उसी तरह से इसके पास भी -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसको याद करने के साथ आप चाहें तो हमने जो स्ट्रक्चर बताया था उससे आप आसानी से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि पेरोक्साइड में क्यों यहाँ पर -1 चार्ज होता है। उस तरह सुपर ऑक्साइड में -1, OF में +1, और OF2 में यहाँ पर जो OF2 है इसमें आप इसको +2 दिखा सकते हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आ गया तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की काउंटिंग के लिए सिंपली हमें कोई अगर रूल ना भी याद रहे तब भी हम आसानी से बता पाएंगे। ये सब रूल्स तो सब लोग पढ़ाते हैं, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली स्ट्रक्चर बस पता चल जाए तो स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमें किसी रूल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हम आसानी से चाहे फार्मल चार्ज निकालना हो चाहे ऑक्सीजन नंबर निकालना हो हम आसानी से बता पाते हैं। तो चलिए भी रूल देख लेते हैं, बाकी आप इस पर फोकस करिए कि स्ट्रक्चर देख करके कैसे इसको हम निकालें। अगला जो रूल आपको मिलेगा वो मिलता है हैलोजन्स के लिए। हैलोजन के लिए जो रूल है वो ये है
तो जनरली जो होता है, चूंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जनरली जो होता है उनका ON होता है, वो होता है कितना, -1, ये -1 होता है। लेकिन उन केसेज में जहां पर हैलोजन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर वहां पर +1 हो जाता है। यानी कि बट इन केसेस वेयर ए हैलोजन एटम is linked with more electronegative atom को हम EN ले रहे हैं, the halogen shows +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ये शो करती है। जैसे एग्जांपल लें हम कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है, तब तो देख रहे हैं कि यहाँ पे Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या मान लीजिए हमने यहाँ पे HF मॉलिक्यूल दिखा दिया, यहाँ पर देखिए आपका HF जो है में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसे HI दिखा दिया, I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोई हैलोजन जुड़ी है तो उस पर तो हमेशा इस पर -1 चार्ज आएगा। ये रूल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शन क्या भी रूल ही है कि इसमें, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, वास्तव में रूल है, स्ट्रक्चर देख के एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। तो अगर ये आपका जो हैलोजन जो है, हैलोजन अगर क्या लिखा है, लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से अधिक के साथ अगर जुड़ी है, तो उस कंडीशन में आपका जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उस पर हमेशा +1 चार्ज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे अब Cl मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन, इसको आप जाकर दो हैलोजन के बीच अगर कोई अगर बॉन्ड बना है, कंपाउंड बना है, इसको हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये कहलाता है। तो इसका मतलब कि इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब लोग जानते हैं, और Cl जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बीच अगर बॉन्ड बना है तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और लेस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस केस में जहाँ पर कोई हैलोजन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी है तो सर्टेनली वहाँ हैलोजन के +1 चार्ज आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर हमको स्ट्रक्चर पता हो और इतनी सी बात पता हो कि शेयर के इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन के साथ गिने जाते हैं, हमें इस रूल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपली क्या है, आपका FCl है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई एक सिंगल बॉन्ड बना है, अगर हमको स्ट्रक्चर आती है तो बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं। अब देख रहे हैं जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ काउंट किए जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। तो आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर CPF के साथ काउंट हो जाएंगे, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन F के साथ काउंट होंगे तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका F का है, 1 इलेक्ट्रॉन Cl का है, यानी Cl का इलेक्ट्रॉन BF के साथ काउंट हो जाएगा, इसलिए F पे आ जाएगा माइनस चार्ज और Cl पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर देख के अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो हमें इन सब रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम तो बस एक ही रूल है सारा का सारा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, लेकिन जो कि पढ़ना है हर बुक्स में लिखा है, हर कोई पढ़ाता है, हम लोग भी ऐसे पढ़ रहे हैं। अगला रूल ये है, ऐसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के साथ अगर कोई हैलोजन कहीं भी जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए क्लोरीन को छोड़ के मान लीजिए कहते हैं Cl जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि Cl क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस पे हमेशा कौन चार्ज आता है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी Cl के पास +1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से हैलोजन का +1 और -1 दोनों होता है। इसी तरह से एक रूल आप और याद कर लीजिए, वो रूल ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसके लिए 2 रूल्स अगर आप याद कर लें तो ये कंप्लीट हो जाता है। पहले मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन के केस में ले रहा हूँ, तो आप याद करिए रूल, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। अगर कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि उस आयन को बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं इनको हम कहते हैं कंपोनेंट एटम। तो सारे कंपोनेंट एटम के जो ON का सम होता है उस पर कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, यानी कि सम कह सकते हैं, जोड़, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम्स is equal to the charge present on
कॉम्प्लेक्स आयन। आपने लिखा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, मान लो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कार्बोनेट आयन का एग्जांपल दिया, या मान लीजिए हमने यहाँ पर फास्फेट लिख लिया, या हमने सल्फेट लिख लिया, तो जहाँ पर भी मोर देन 2 या मोर देन 2 एटम्स मिलकर कोई आयन बने उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब होता है जिनके मिलने से वो बना हो। तो एक कंपोनेंट एटम का जो ऑक्सीजन नंबर होता है क्या होता है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, द चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। क्या चीज, इनका सम, जोड़। अब देखिए क्या है रूल, कवर में क्लियरफाई क्या हो जाएगा हमारा कि ये कहता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है, तो रूल क्या है कि जिन जिन एटम के मिलने से आपका आयन बना हुआ है वो कौन कौन से हैं, कार्बन और 3 एटम है ऑक्सीजन के हैं। तो इन सारे एटम के ओएन का जो जोड़ होगा, सम होगा, कितना होगा, इससे प्रेजेंट चार्ज के बराबर हो जाएगा। यानी कि कार्बन का ओएन और प्लस 3 ऑक्सीजन का ओएन, इन दोनों का सम कितना होगा, -2 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा कि एक फास्फोरस एटम और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इनके ओएन का सम कितना हो जाएगा, वो -3 होगा। इसी प्रकार से सल्फेट के जो कंपोनेंट एटम्स हैं, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इनका सम कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए तो थोड़ा समय के लिए, ठीक है, रूल्स में जितने पॉइंट बताए गए हैं, जिनका जिनका नाम रूल में आ गया है उनका आपको वह याद कर लेना चाहिए। तो का जनरली कितना होता है, -2 होता है। जिसका हम नहीं जानते हैं उसका हम यहाँ पर x लिख लेंगे। हमारा रूल क्या कहता है कि कार्बन का मान हमने x लिख दिया, x हो गया, अब प्लस हमने क्या कहा, सबका जोड़ कितना आएगा, -2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी का हमने यहाँ पर x मान लिया और वो का हम जानते हैं कि -2 होता ही है। तो 3 है कितना हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 ये चीज। और एक इसके कितने के इक्वल हो जाएगा, तो जो चार्ज हमारे आयन पर प्रेजेंट है वो कितना है, -2, ये -2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, ये हम लोग का होगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा -6 इक्वल टू -2, x कितना हो जाएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग -2 और +6 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर +4, यानी कार्बन पर कितना चार्ज है, +4, यानी कार्बन को कितना है, +4। तो इस तरह से इस रूल का ये मतलब हुआ। एक बस लास्ट रूल ये है कि अगर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर न्यूट्रल है तो बस इसी का मॉडिफाइड फॉर्म वहाँ पर भी है, इसको वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मान लीजिए अगर आपका न्यूट्रल, जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पर H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, या सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है जिस पर कोई चार्ज प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रहा है, तो वहाँ क्या रूल है कि यही रूल यहाँ पर भी है। बस क्या लिखना है यहाँ पर कि यहाँ लिखा है कि सम ऑफ जो ओएन है वो इस चार्ज के इक्वल होता है, जो मॉलिक्यूल जो हमारे आयन पर चार्ज था, लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, तो सबका सम कितना हो जाएगा, चार्ज के बराबर, और चार्ज है कितना, 0। यानी कि यहाँ पर रूल क्या बन जाएगा कि सारे कंपोनेंट